डियर स्टूडेंट, एक्स्ट्रा शॉर्ट की सीरीज में क्लास 12 के बच्चों के लिए आज लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से शुरू करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचेंगे। यानी कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन टॉपिक मज़ेदार होंगे और बोर्ड कंटेंट भी होगा। आज बहुत मज़ा आएगा और आज एनसीईआरटी के कम से कम 4 टॉपिक यहाँ इस लेक्चर से कवर होंगे। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ समझा दिया था। एक्स्ट्रा शॉर्ट के आप फर्स्ट लेक्चर को आप सर्च करके आप देख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की फॉर्म में हम कूलम लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। अब बच्चों को कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे क्या है, हम रिकैप करते हैं। हमें ये पता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल Q1 और ये Q2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स तब लगता है बच्चों जब ये दोनों लाइक चार्ज हों, ठीक है, सॉरी अनलाइक चार्ज हों। और रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, जब ये दोनों लाइक हों, यानी एक ही जाति के होंगे तो इन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, और विजातीय होंगे यानी अनलाइक होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो अमाउंट होता था अट्रैक्शन और रिपल्सन का, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आता था न्यूटन में। इतना न्यूटन फोर्स एक दूसरे पर ये लोग लगाएंगे, ठीक है। इस फोर्स की खासियत ये होती थी कि ये जो फोर्स होता है एक तो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, यानी इस वाले पर Q1 वाले पर ये जो Q2 फोर्स लगाएगा। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो Q2 वाला Q1 को कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, वो कुछ इस साइड में लगाएगा, ठीक है। और Q1 वाला इस Q2 को फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, वो कुछ इस साइड में लगाएगा। इधर वाले फोर्स को मैंने बोला F12 और इधर वाले फोर्स को बोला मैंने F21, ठीक है। तो बच्चों ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये दो चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इसी की जानकारी दी थी हमको कूलम जी ने। तो कूलम ने यही तो बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, उनके मल्टीप्लिकेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। बाद में हमने देखा कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर निकल के आया। यहाँ पर जो बच्चों एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो खुद की वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। आज के लेक्चर में हम एप्सिलॉन नॉट का भी पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से। एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, ठीक है। तो उससे पहले हम वेक्टर फॉर्म समझेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम जी ने केवल और केवल अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताया कि F जो लगेगा दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसी डायग्राम की बात करें, यहां पर पहले आप ये समझिए कि जो F12 और F21 है क्या। जो F12 है वो है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी प्रकार से F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। F12 का मतलब क्या हो गया, पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स,
पहले चार्ज पर, यानी इसको रिप्रेजेंटेशन समझिए, F12 का मतलब हो गया पहले चार्ज पर, यानी फर्स्ट चार्ज पर सेकंड की वजह से लगने वाला फोर्स। इसी प्रकार F21 पे जो फोर्स लग रहा है, यानी सेकंड पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज 1, यानी 1 की वजह से। तो F12 कुछ इधर लगेगा, F21 इधर लगेगा। अब बच्चों मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में समझाऊं, वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम ये बताएंगे कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी है वो लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो हमने क्या काम किया कि डायरेक्शन बताने के लिए हमने कुछ डायरेक्शन ही एज्यूम कर लिया। मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए Q1 और Q2, इसी डायरेक्शन को मैं अब मॉड फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा Q1 से Q2, जब मैं Q1 से Q2 की तरफ बात करूँगा, जब मैं Q1 से Q2 की तरफ चलूंगा या Q1 से Q2 पर लगने वाले फोर्स की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा R21। ठीक है, और इसको मैंने लिख लिया मॉड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब मैं 2 से 1 की तरफ बात करूंगा तो उसको मैंने लिख दिया R12 और ये भी ले लिया मैंने मॉड में। ठीक है, अब आप बच्चों एक चीज बताना मुझे कि क्या मॉड R की वैल्यू इस मॉड R12 और मॉड R21 के बराबर नहीं है क्या? भाई सीधी बात है, आप इमेजिन करना, आप जहां पर बैठे हैं, जहां पर इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप वहां से अपनी वॉल को देखो, सामने वाली वॉल को। ठीक है, आप वॉल तक पैदल चल के जाइए। मान लीजिए आपने 2 मीटर या 3 मीटर चले, तो जब आप यहां से अपनी वॉल की तरफ चल रहे हो तो 3 मीटर चले, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 3 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि आप 0 से चलना शुरू हुए थे। वही उसी प्रकार से जब आप वॉल पर पहुंच जाएं और फिर आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, तब आप कैसे लिखेंगे, फाइनल कहां पहुंच गए, आप फिर से 3 पे पहुंच गए, -0। यानी R21 का मतलब बच्चों ये हो गया कि R21 को मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, R21 = R2 - R1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी प्रकार R12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 - R2। अरे भाई सीधी बात है, Q1 से Q2 की डिस्टेंस है, ये मॉड R मैंने एज्यूम कर रखी है। अब Q1 से Q2 में चलूँ, चाहे Q2 से Q1 चलूँ, रहेगी तो सारी दूरियां बराबर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या काम किया, अब सबसे पहले F12 निकाला। तो F12 फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो मॉड R ले लीजिए आप। ठीक है, मॉड R का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ठीक है, केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, बट मुझे डायरेक्शन दिखानी है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी। अब ये F12 किधर लग रहा है, अब आप F12 को इधर दिखाएंगे, इधर लग रहा है। अब इधर का मतलब क्या हो गया, इधर वाला वेक्टर ले लीजिए डिस्टेंस वाला, यानी R12 जो मैंने इधर की तरफ माना है। जब आप R12 यानी R1 - R2, इसको मैं बोल सकता हूँ R12। और बच्चों तुम्हें पता है कि जब डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में आ रहा है तो वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो F12 = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड R का होल स्क्वायर। और R12 का मीन्स बच्चों है R1 - R2, R1 - R2 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड R का होल स्क्वायर। और R1 - R2 यूनिट के ऐप का मतलब ये हो गया कि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि अगर एक वेक्टर का यूनिट कैप ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ A या मॉड A। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखिए, यानी R1 - R2 अपॉन में हो गया मॉड R1 - मॉड R2।
ठीक है, ये मैंने इसको यूनिट वेक्टर को सॉल्व कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चों मॉड आर को क्या मैं मॉड आर को R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ, मॉड आर को R12 यानी R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अब मैंने क्या काम किया, इसको थोड़ा सा तमीज़ से लिखा, तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड आर को मैंने लिखा R1 माइनस R2, क्योंकि R1 माइनस R2 की फॉर्म में चल रहा है, तो R1 माइनस R2, ठीक है, ये हो गया मेरा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये मॉड में ले लिया, और इधर ले लिया मैंने R1 माइनस R2 अपॉन मॉड में R1 माइनस R2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और तमीज़ से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे सामने F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर और ये R1 माइनस R2, बचा कितना R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो गया F12 का आपका पूरा मान। F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। आपको समझ में आना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा आपने, इसका मतलब क्या है, R1 माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल किधर पहुंच गए, R1 की तरफ, यानी इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और छापते चले जाइए इसे। चलिए अब हम निकालते हैं बच्चों F21, सिमिलरली निकालेंगे हम। F21, तो बच्चों F21 को कैसे निकालेंगे, F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का होल स्क्वायर। अच्छा अब मुझे डायरेक्शन दिखानी है, अब ये फोर्स किधर लग रहा है F21, आपको समझ में आ रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि Q1 वाला इस Q2 को इधर भगाएगा, तो ये हो जाएगा R21 ले लें हम यहाँ का वेक्टर R21 और इसका यूनिट कैप, ठीक है। अब ये हो गया F21, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का होल स्क्वायर। अभी ऐसे रहने दीजिए, R21 को लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर यानी यूनिट कैप। F21 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर। अभी ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, R2 माइनस R1 को एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखिए, R2 माइनस R1 अपॉन में हो गया मॉड R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड आर को मैं R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ, मॉड आर को चाहे R12 लिखूँ चाहे R21 लिखूँ, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, मॉड में ही ले लिया, इंटू R2 माइनस R1 अपॉन में हो जाएगा R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तमीज़ से लिखेंगे हम, तमीज़ जरूरी है बच्चों। F21 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड में R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और ये, ठीक है, और R2 माइनस R1, ये सब वेक्टर लगा लीजिए अब इसमें। ये हो गया F21 का मान। आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 आपने नोट किया होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 आप चेक कर लीजिए, जो F12 है वो F21 के इक्वल है एक तो, और डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक तो इक्वल अमाउंट के लगते हैं,
जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो बच्चों अलग अलग होगी। F12 जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है और F21 लग रहा है वो कुछ इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। अब बच्चों बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन। हेडिंग लगा लीजिएगा, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सों का हम कंपेयर करेंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 और ये Q2, दोनों के बीच की दूरी R। ये जो चार्ज है, जिस पार्टिकल का चार्ज है उसका मैं मास मान लूँ m1 और इसका मास मैंने मान लिया m2। अब बच्चों इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों ही कार्य करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मैंने निकाला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी प्रकार से अगर मैं इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूंगा वो हो जाएगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, मतलब मुझे इसका कंपेयर करना है और किसी चीज़ का कंपेयर आप उसकी समानता और असमानता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है। तो बच्चों सिमिलरिटीज़ में अब समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इन दोनों को देखने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। इसी प्रकार से Fg जो है वो भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। यानी ये तो होगी सिमिलरिटी नंबर 1 कि दोनों जो फोर्स होते हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं कि दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो वो कम होता चला जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी डबल कर दीजिए। अब डबल करेंगे तो R 2R हो गया, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये दूरी 3 गुनी ज़्यादा कर दी जाए तो 9 गुना यानी 9 टाइम, 3 का स्क्वायर 9 टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। वही हिसाब आपका यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स का है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि आप जो मास है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। जब आप डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 गुनी करेंगे, 2 गुनी दूरी बढ़ाएंगे तो 4 गुना अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे ये आता है कि जो दोनों फोर्स होते हैं बोथ फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। दोनों फोर्स कैसे होते हैं बच्चों, सेंट्रल फोर्स होते हैं, मतलब सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं। ये यानी कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो सेंटर टू सेंटर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 को कुछ इस साइड में फोर्स लगा के इधर डिस्प्लेसमेंट दे दे उसका, या Q2 Q1 को कुछ इस साइड में डिस्प्लेसमेंट दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। Q1 Q2 को लगाएगा तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर ही फोर्स लगाएगा। वही हिसाब होता है ग्रेविटेशन फोर्स का कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, सेंटर टू सेंटर ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि इधर उधर लग जाए। तीसरे नंबर पे बात करें, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। दोनों फोर्स कैसे होते हैं बच्चों, संरक्षी होते हैं। हिंदी में संरक्षी बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं। यानी कि केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेंगे, किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं दोनों के दोनों फोर्स, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये तो बच्चों हो गई इनकी सिमिलरिटीज। अब मैं बात करूं इनकी डिसिमिलरिटीज की। डिसिमिलरिटीज क्या क्या है इनमें,
यानी हिंदी में मैं बोलूं कि इनमें असमानता क्या है, डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटीज की बच्चों बात करूंगा तो सबसे पहले ये बात करूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट वो वैल्यू जो निकल के आती है वो 10 टू दी पावर 43 पॉइंट समथिंग, यानी 10 टू दी पावर 43 42 मान लीजिए 43, 10 टू दी पावर 43 गुना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हैवी होता है, मतलब स्ट्रांग होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चार्ज पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो केवल और केवल मास पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू आ रही है जी की, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको मैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलूँगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको मैं स्मॉल के से डिनोट करूँगा, ये स्मॉल के हो गया, और रिलेटिव परमिटिविटी को तो मैं एप्सिलॉन आर से भी बोल सकता हूँ। बच्चों जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बच्चों है R, ठीक है। और ये दोनों अभी मैंने मान लीजिए एयर या वैक्यूम में मान लिया कि ये एयर या वैक्यूम में सिचुएटेड है, तो उस समय व्हेन दीज चार्ज आर केप्ट इन एयर या वैक्यूम, यदि ये वायु या निर्वात में अगर स्थित हैं, इस कंडीशन में लगने वाला जो फोर्स होगा एयर में वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इन्हीं चार्जेस को उठा के मैंने किसी अदर मीडियम में रख दिया, कोई सा भी मीडियम हो सकता है बच्चों, वो ये Q1 और ये Q2, इसको उठा के मैंने क्या काम किया, किसी अदर मीडियम में रख दिया। मान लीजिए वाटर हो सकता है, या ऑयल हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, एनी मीडियम। उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इफ दीज चार्जेस आर कैप्ट इन अदर मीडियम, इन मीडियम अदर देन एयर, ऐसा बोलिए, मतलब एयर के अलावा किसी अदर मीडियम में है, उस कंडीशन में लगने वाला जो बच्चों फोर्स होगा, यानी मीडियम में लगने वाला फोर्स होगा, उस समय मैं बोलूँगा 1/4 पाई। अब यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। अब तो एप्सिलॉन नॉट तो एयर की परमिटिविटी होती है, एयर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, एप्सिलॉन एम लिख दो, एप्सिलॉन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना। तो यहाँ पे केवल मैंने एप्सिलॉन छोड़ दिया, एप्सिलॉन मीडियम लिख दीजिए, चलिए किसी मीडियम का एप्सिलॉन है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, यानी एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये मैंने m माना तो एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
अब बच्चों Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, और 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, ठीक है। फाइनली यू विल गेट एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही होती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि दो चार्जों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स एयर में और किसी अन्य मीडियम में, उन दोनों का रेशियो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल है। या आप बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इससे आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को आप डील करना सीख जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब यहां से अगर बच्चों मैं बात करूं कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एफ मीडियम का निकालेंगे तो एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एयर अपॉन के। इसका मतलब एफ मीडियम में निकल के आएगा, एफ एयर में लगने वाला फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में बच्चों ये आ गया के। फाइनली आपको मिलेगा किसी मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए फॉर्मूला वही है आपके सामने। अब ये मीडियम में लगने वाला फोर्स आ गया। अच्छा, के की जो वैल्यू होती है 1 होती है फॉर एयर, ठीक है। और ध्यान रखना के की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी एफ जो डिपेंड कर रहा है 1/k पर कर रहा है, के जितना कम होगा एफ उतना ही बढ़ेगा, यानी कि के सबसे कम जो रहेगा वो बच्चों एयर के लिए रहेगा, ठीक है। अब एफ तो अलग अलग मीडियम है, अब मुझे इतने मीडियम का भी याद नहीं है, जैसे वाटर के लिए 80 होता है, ठीक है। तो वाटर में लगने वाला जो फोर्स है और एयर में लगने वाला फोर्स, तो वाटर में जो लगने वाला फोर्स है वो कम लगता है, मतलब उन दोनों चार्जों के बीच में अगर डिस्टेंस इक्वल हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और उन्हीं चार्जेस को उठा के अगर एयर में रख दें तो एयर में वही फोर्स ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखना। तो एयर में का के जो रहता है वो 1 रहता है, मैंने लिखा है ना के इक्वल टू 1 फॉर एयर, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है परावैद्युतांक स्थिरांक के, उसका मान 1 है एयर के लिए। तो एयर के लिए 1 होने से यहाँ पर लगने वाला फोर्स का मान भी अधिक है, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कीजिए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम तब अप्लाई करते हैं जब सिस्टम में 2 से अधिक चार्ज हों, यानी मोर देन 2 चार्ज होंगे तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है Q1, यहाँ पर रखा हुआ है मान लीजिए Q2, यहाँ पर रखा हुआ है Q3, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है Q4, कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो हम एक प्रूफ कराने के लिए NCERT का एग्जाम्पल लिया है। तो उसमें मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्ज रखे हुए हैं, 3 आवेश रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों Q1 की इस ओरिजिन से वो डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली R1, इसी प्रकार से ये ओरिजिन से Q2 की डिस्टेंस एज्यूम कर ली मैंने R2, और Q3 से मैंने ये डिस्टेंस एज्यूम कर ली, वो मैंने कर ली R3, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना,
अगर सिस्टम में 2 चार्ज होते हैं तो कूलम्स लॉ इजीली अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब 2 से अधिक चार्ज हों तब क्या करेंगे यार, तब कूलम लॉ कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं, लगेगा कूलम ही लॉ, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टाइल में लगेगा। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों ये कहता है कि किसी सिस्टम में अगर 2 से अधिक चार्ज हैं, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से उनकी वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे Q1 पर फोर्स निकालना है, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q3 का वेक्टर सम, Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स और Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे, जरा देखते हैं इसको। Q1, Q2, Q3। अब मान लीजिए मुझे इस Q1 पर स्टडी करनी है, Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो अब बच्चों Q1 पर लगने वाला फोर्स हम अप्लाई करें। सिस्टम में मैंने 3 चार्ज ले रखे हैं, तो Q1 पर जो लगेगा फोर्स, यानी Q1 पर जो लगने वाला फोर्स होगा, यानी नेट फोर्स ऑन Q1, तो इसको मैंने F1 बोल दिया। वो किसके बराबर होगा, एक तो होगा F12 के बराबर, यानी F12, एक तो इस पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मीनिंग समझिए, मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। F12 यानी F12 किधर लगेगा और कैसे लगेगा, देखिए 2 वाला इस 1 को कुछ इधर की ओर रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इसको मैंने बोला F12। इसी प्रकार से Q3 Q1 को कुछ लाइन जॉइनिंग फोर्स लगा के इधर की ओर भगा देगा इसको, यानी ये हो गया F13। यानी कि ये जो नेट फोर्स होगा F1 वो F12 प्लस F13 के वेक्टर सम के इक्वल होगा। बच्चों ये बात दिमाग में रखना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यानी F12 और F13 का जो वेक्टर नेट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कहीं बीच में से होके जाएगा, जिसको मैंने बोला F1। ठीक है, तो ये F12 हो गया, ये F13 हो गया, और इसका जो वेक्टर सम हो गया वो हो गया F1। और आप क्लास 11th का लेक्चर आपने मेरा देखा हुआ है, जिसमें पैरेललोग्राम मैंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझाया है, जिसमें F1 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, F12 और F13 के बीच का। नहीं देखा तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च कर लीजिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, तो अब हम F12 का मान निकालेंगे। F12 कितना होगा यहाँ पर, F12 हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, और F12 फोर्स लग रहा है 1 और 2 के बीच। अब ये 1 2 तो के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आप इसको R12 बोल दीजिए, R12 का स्क्वायर, और ये फोर्स हो गया R12 की तरफ, यानी R1 माइनस R2, भाई ऊपर की ओर लग रहा है ना। और इसी प्रकार से F21 देखेंगे, सॉरी F13 देखेंगे, तो ये F13 निकल के आएगा बच्चों, ये आएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R13 का होल स्क्वायर, और R13 का यूनिट वेक्टर ले लीजिए आप। ठीक है, यूनिट कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा F1, वो कितना आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 प्लस, ये प्लस हो जाएगा F13 के साथ 1/4πε0 Q1 और Q3 होगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर 13 की बात कर रहे हैं, Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर और R13 का यूनिट कैप। F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε कॉमन ले लीजिए, और Q1 भी मिल जाएगा कॉमन, ऐसे तो लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट कैप, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर, R13 का कैप, प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn, n चार्ज होंगे तो n के लिए बात कर लेंगे, अपॉन R1n का होल स्क्वायर
और R1n का यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये तुम्हारा निकल के आया है F1 की वैल्यू, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं जो बोर्ड का आता है। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर रखा हुआ है ये पॉजिटिव का Q, ए ट्रायंगल का ये वर्टेक्स हो गए ABC, और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस का Q। ठीक है, और यहाँ पर भी है माइनस का Q। ओके, चलिए अब आपसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन पॉजिटिव Q चार्ज। अब पॉजिटिव Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पॉजिटिव Q चार्ज वाले को, अब पॉजिटिव Q चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो यानी A पॉइंट पर रखे चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है। तो A पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो अदर टू चार्जेस की वजह से हम फोर्स निकाल लें और उनका वेक्टर सम कर लें, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। क्योंकि सिस्टम में ये ध्यान में रखना कि दो से जब ज़्यादा चार्ज हो, यानी मल्टीपल चार्जेस की बात करेगा, तब आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो प्लस Q पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस Q की वजह से भी लगेगा और इस C पर रखे चार्ज की वजह से भी रखेगा। अब माइनस Q वाला इस पॉजिटिव Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर करेगा, खींचेगा, और ये माइनस Q वाला इस पॉजिटिव Q को अपनी ओर खींचेगा, यानी दोनों वेक्टर कुछ इधर की तरफ आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब मैं बोलूँ, इसको मैंने बोला ये 1 और ये मैंने बोला 2, यानी कि अगर मैं बात करूँ फोर्स 1 की वैल्यू F1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q इंटू Q अपॉन, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी डिस्टेंस है A, मतलब इसकी साइड्स है A, ये सारी साइड्स मैंने दे रखी है A, तो ये हो जाएगा A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये F1 की वैल्यू हो गई। अच्छा, F2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। भाई देखो, हम यहाँ फोर्स में हम प्लस, बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं हमसे अक्सर, हमने नोट किया है कि सर यहाँ पर हम पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नेगेटिव का Q है, ये नेगेटिव का Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाना चाहिए। यार देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम चीज़ें बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम केवल उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं और मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। तो जब हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, माइनस Q का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर की ओर खींच रहा है ये चीज़, है ना, तो बस हम इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, 1/4πε0 को मैं K मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसी प्रकार से ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब जो नेट फोर्स होगा वो F1 और F2 का क्या होगा बच्चों, वेक्टर सम होगा। अब F1 और F2 का वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, है ना, यही तो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब थीटा होता है F1 F2 के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों हो गई यहाँ पे 60 डिग्री। अब F नेट निकाल दीजिए आप जरा, F नेट इज इक्वल टू, F नेट इक्वल टू हो गया अंडर रूट F1 का स्क्वायर, यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और बच्चों मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका cos 60, और cos 60 होता है बच्चों 1/2, तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया।
इसको सॉल्व करते हैं यार। यानी जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट में के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 प्लस ये हो गया के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 और ये 2 से 2 कैंसिल किया था है ना, तो ये 1 2 3 यानी अंडर रूट में आ गए 3 के स्क्वायर क्यू की पावर 4। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों बाहर आ जाएगा अंडर रूट से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट में आ गया 3 और के की वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। के कितना हो गया यहाँ पर, यानी जो नेट फोर्स निकला एफ ऑन ए वो कितना निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को मैंने यही माना था ना, और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। ये हो गया बच्चों नेट फोर्स। थोड़ा तमीज से मैं बोलता हूँ अक्सर, तो अंडर रूट 3 इधर ले लीजिए, अंडर रूट 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगला जो शॉर्ट्स रहेगा हमारा उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझाऊँगा आपको, ठीक है। डाइपोल पर आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट्स, यानी मज़ा आने वाला है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।